नमस्कार। राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, व्यवस्था के दो अर्थ होते हैं, एक सिस्टम भी होता है, एक ऑर्डर भी होता है। तो आप व्यवस्था का ऑर्डर वाला अर्थ ग्रहण करें ताकि शांति हो जाए, है ना। लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं ना, कानून और व्यवस्था। फिर मैं आपको क्या करवाऊंगा, सिस्टम। व्यवस्था जिसका सिस्टम है वो तब चलेगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में जो व्यवस्था समझाने के लिए ये कहा था कि ये शरीर के जो सारे अंग हैं, ये पर्यावरण के बाहरी तत्व हैं, ये सारे आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। तो देखिए, इस अंतःक्रिया के प्रभाव क्या पड़ते हैं। एक पीछे मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो वो जो डॉक्टर थे वो मेरे परिचित थे, मैं उनके पास बैठा था, वो हटके हैं। तो एक औरत आई तो वो बोली कि डॉक्टर साहब, आपने जो मेरे पति की बाईपास सर्जरी की थी, हाँ की थी, हार्ट की। तो क्या जो दिल की बाईपास सर्जरी की थी, तो आपने उसमें ध्यान से देखा था कि वहां कौन बैठी थी? क्या कोई और तो नहीं बैठी थी? वो बोला बस बस मैं आपको ये कहने वाला था कि उसी को तो बाईपास करने के लिए मैंने क्या की थी, सर्जरी की थी। तभी तो इसके पैसे लगे, वरना इतने पैसे लगने की जरूरत है नहीं थी। क्या पैसे तो भले ही और ले लो, इनकी कई बाईपास है, और कर दो। क्या इन सबको क्या कर दो, जो दिल में बैठी है उनको बाईपास कर दो। तो अब आप एक बार, ये होता है, ये सिस्टम का हिस्सा है ना। अब हम ये करेंगे कि ये जो ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत है या राजनीति व्यवस्था सिद्धांत है, राजनीति व्यवस्था सिद्धांत है। ईस्टर्न का समझ तो राजनीति से है, आया ये जरूर सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से, जनरल सिस्टम थ्योरी से निकला हुआ है। ईस्टर्न का राजनीति व्यवस्था सिद्धांत, आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, ये सब वहीं से निकले हुए। ईस्टर्न का राजनीति व्यवस्था सिद्धांत, ईस्टर्न के राजनीति व्यवस्था सिद्धांत में ईस्टर्न ये कहता है कि एक सिस्टम में क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं पाई जाती है, इंटरेक्शन पाया जाता है। विभिन्न तत्व होते हैं, वो अंतर संबंधित होते हैं और आपस में क्या करते हैं, वो अंतःक्रिया। ये जब अंतःक्रियाएं और अंतर संबंध कौन से तत्वों के मध्य होता है, राजनीतिक तत्वों के मध्य होता है, तो हम कहते हैं वो क्या बन गई, एक राजनीतिक व्यवस्था। तो विभिन्न राजनीतिक तत्वों के मध्य जब भांति भांति की अंतःक्रियाएं होती है, तो हम कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था बन गई है। फिर कहते हैं कि ये अंतःक्रिया है, इसको अगर ढंग से समझना है तो इस अंतःक्रिया के तहत होता क्या क्या है। तो कहते हैं कि इसकी कितनी मेन अवधारणाएं निकली है, 4 मुख्य अवधारणाएं निकली है इस अंतःक्रिया से। कि जब अंतःक्रिया होती है तो 4 मुख्य अवधारणाएं हैं इसकी, तभी उन सबके मध्य अंतःक्रिया होती है। इनको समझो क्योंकि ये है मुख्य चीजें। तो ये जो ईस्टर्न का राजनीति व्यवस्था सिद्धांत है, उसमें कितनी मुख्य अवधारणाएं हैं, 4 मुख्य कंसेप्ट हैं, बाकी इनके पार्ट्स हैं, मुख्य अवधारणाएं। एक अवधारणा है, वो है व्यवस्था। ईस्टर्न का जो पूरा राजनीति करने का विश्लेषण है, जिस हिसाब से वो राजनीति समझाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल उसके सेंटर में कौन बैठी है, व्यवस्था। मैंने ये कहा है कि ईस्टर्न आपको राजनीति समझाने की कोशिश कर रहा है, राजनीति का विश्लेषण कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है। तो बताओ वो क्या समझा रहा है आपको, वो आपको व्यवस्था समझा रहा है। ठीक है। अनुक्रिया, अनुक्रिया होता है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्ड करना। रेस्पॉन्ड का तात्पर्य इतना ही समझो कि समाज की तरफ से यानी पर्यावरण की तरफ से क्या डाले जाते हैं, इनपुट। जनता इनपुट डालती है,
कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर इन इनपुट्स की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। सरकार उन इनपुट्स के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, जवाब देती है इनका, जो इनपुट्स डाले जाते हैं। जनता जो मांग करती है, सरकार उसके बदले में क्या करती है? रेस्पॉन्ड करती है। रेस्पॉन्ड क्या करती है? या तो कान बंद कर लेती है, या कानों को खोल लेती है, या फिर कानों को खोल भी लेती है और हाथ भी हिलाने लगती है। तो भांति भांति के रिस्पॉन्ड करती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, वो रेस्पॉन्ड करती है, यानी वो क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है। इनपुट जैसे आप मांग करते हैं, प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और फिर बाहर क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है। यही होता है। पहले आप मांगे करेंगे, मांगे सिस्टम में जाके क्या होगी? प्रोसेस होगी, और बाहर निकलेंगे तो आउटपुट निकलेगा। ये रेस्पॉन्ड किया, इनपुट का रेस्पॉन्ड किया, तो क्या निकला? आउटपुट निकला। आपने कहा कि हमें नौकरी चाहिए, भर्ती निकालो। सरकार ने रेस्पॉन्ड किया कि अभी भर्ती का वो उपयुक्त समय नहीं आया, तो ये कैसा रिस्पॉन्ड है? नकारात्मक। सरकार के लोग भी निकाल देते हैं, ये कैसा है? और भर्ती निकाल दी, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये क्या है? एक अनुक्रिया है, एक रेस्पॉन्स है जो चलता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है, वो है पर्यावरण। ये जो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है, ये सारी चीजें कैसे प्रभावित होती है? पर्यावरण से। आप जो मांगे करते हैं वो आपके पर्यावरण से प्रभावित होती है। अगर आप पंजाब के हैं तो बताओ आपके पर्यावरण से क्या मांग उठेगी? हमें कैंसर से मुक्ति दो, पोल्यूशन से मुक्ति दो, ये जो विषैला अनाज है, विषैला पानी है, विषैली हवा है, इससे मुक्ति दो। अगर आप बिहार में है तो अलग ही मांग उठेगी। हमें सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दो, रहने के लिए घर दो, और बेसिक नीड्स दो। तो पर्यावरण जैसा होगा वैसी ही मांगे उठेगी। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी है किसी देश के अंदर, यानी वहां का शैक्षणिक पर्यावरण अच्छा है, तो वो अलग मांगे करेगी, हमें पुरुषों के जो घरेलू अत्याचार है उनसे क्या दिलवाओ? छुटकारा दिलाओ। और अगर वो गरीब देश है और धार्मिक रूप से रूढ़िगत देश है, तो वो क्या कहेंगी कि ज्यादा कुछ मत करो, ये जो पिटाई करते हैं इससे हमारी क्या दिला दो? मुक्ति दिला दो, एक कानून बना दो छोटा सा, ताकि हमें पीट नहीं पाए। बस इतना ही मांगती है। तो ये पर्यावरण है जो इनपुट, प्रोसेसिंग और किसको प्रभावित करता है? आउटपुट को। और फिर एक और चीज आता है, प्रतिसंभरण, या इसकी सिंपल सी इंग्लिश है फीडबैक। आपने मांग की, सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, और आपने कहा कि ये रिस्पॉन्ड हमें पसंद है नहीं है। हाथों हाथ ये बात किस तक पहुंचती है? सरकार तक। फिर सरकार कुछ कहती है, बात किस तक पहुंचती है? आप तक। ऐसे करके इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इन सबको जोड़ता कौन है? गड़बड़ कब होती है? जब ये फीडबैक रुकता है ना, तब गड़बड़ हो जाती है। या तो फीडबैक रुकता भी नहीं है, कई बार तो फीडबैक रुक ही जाता है, आदमी सुनना ही नहीं चाहता, कुछ हो गया ठीक है, मेरे को मतलब ही नहीं, ढीला हो जाता है आदमी। ये सरकारें हैं। और या क्या करती है? फीडबैक पहुंचता है लेकिन कान नहीं डाला जाता। इंदिरा गांधी के साथ गड़बड़ क्या हुई थी? व्यापक परिवर्तन की मांग हो रही थी 1973 से 75 में, इंदिरा गांधी ने ध्यान नहीं दिया। परिणाम क्या निकला? ब्रेकडाउन हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग हो गई, और इस देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। वर्तमान सरकार के साथ भी बहुत सारे संकट है। किसान 1.5 साल तक बैठे रहे, पहलवान कितने टाइम से बैठे हैं। तो ये क्या है? ये सही फीडबैक सरकार तक पहुंच नहीं रहा है कि जनता में आपकी इन कार्रवाइयों से फर्क क्या पड़ रहा है। अब जनता धीरे धीरे मंदिर मस्जिद के मुद्दों से दूर जा रही है, अन्य मुद्दों पे ध्यान दे रही है। तो ये क्या होता है? ये फीडबैक होता है जब जनता को पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है, और सरकार को पता चल रहा है कि जनता के मन में क्या चल रहा है।
तो ये होता है फीडबैक, ये बड़ा जरूरी होता है। तो व्यवस्था में 4 मुख्य तत्व होते हैं, यानी अंतःक्रिया के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक क्या होती है? व्यवस्था। एक होती है अनुक्रिया, जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग और क्या मिलता है? आउटपुट। एक होता है, और एक होता है फीडबैक। अब हमारे पास सारा मुद्दा आ गया, एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अब हम किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले व्यवस्था को पकड़ते हैं और इसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। हम पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसमें अर्थ समझ लिया, राजनीतिक व्यवस्था होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सारा। अब हम दोनों पुस्तकें करेंगे, एक तो फ्रेमवर्क करेंगे और एक उस फ्रेमवर्क में जो आ गई अवधारणाएं, यानी जो और कोई चीजें आएगी, संकल्पनाएं आएगी, उनका क्या करेंगे? व्यापक रूप से स्पष्टीकरण करेंगे, उनके अंग प्रत्यंग सारे देखेंगे। अब आपके पास ये तो तैयार है, बताओ कितने राजनीतिक व्यवस्था की कितनी मुख्य अवधारणाएं? 4। कौन कौन सी? व्यवस्था, अनुक्रिया रेस्पॉन्ड करना, और पर्यावरण, और फीडबैक। अब मैंने आपसे पूछा और आपने ट्रटर बोल के बताया, ये कैसा फीडबैक है? पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा कहा हुई बात आपके क्या आ गई समझ में? अगर आप चुप हो जाते तो वो नेगेटिव फीडबैक था कि आपके समझ में नहीं आया। ठीक है, ये फीडबैक था। अब हम क्या बनाएंगे? एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, और अब आप तैयार हो जाए फ्रेमवर्क को समझने के लिए। ये फ्रेमवर्क जब तक पूरा नहीं होगा क्लास नहीं छूटेगी, ध्यान रखना। आपको किसका फ्रेमवर्क बनाना है बताओ? राजनीति व्यवस्था का। एक नक्शे के द्वारा हम समझेंगे इसको। देखिए, इसमें एक होता है इनपुट, एक होती है प्रोसेसिंग, और फिर क्या निकलता है? आउटपुट। ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट को जो आपस में जोड़ता है वो क्या जोड़ता है? फीडबैक। सरकार ने क्या किया, क्या निर्णय किए, और जनता क्या सोचती है, सरकार से चाहती क्या है, इसके बाद वो क्या है? फीडबैक। पहले जनता इनपुट डालेगी, समाज से इनपुट डाले जाएंगे, दबाव, आंदोलन, ये सब किए जाएंगे, मांगे खड़ी की जाएगी। फिर सरकार के पास बात पहुंचेगी तो क्या होगी? प्रोसेसिंग। फिर इस प्रोसेसिंग होने के बाद फाइल बाहर आएगी तो निर्णय होंगे, नीतियां बनेंगी, कानून बनेंगे, या कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है? एक आउटपुट है। अब इसको पहले तो इसी को यहीं तक समझ लेते हैं। अब किसी भी व्यवस्था पे इसको लागू कर लो। अभी आप बाहर जाएंगे और गन्ने की मशीन के ऊपर जाएंगे, उसमें क्या डाला जाता है? एक गन्ना डाला जाता है। गन्ना क्या है? एक इनपुट है। मशीन क्या कर रही है? उसके बाद उसको प्रोसेसिंग कर रही है, और आउटपुट के रूप में वो जूस और कचरा निकाल रही है। ये हो गई है कंप्लीट। अब क्या हुआ कि उसने देखा कि कचरा ही कचरा आ रहा है, जूस तो नहीं आ रहा। तो फीडबैक जा रहा है कि जिसने सप्लाई किया था गन्ना वो सूखा था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो ये है। तो आप जब, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, इससे अच्छा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता, कि आप जब खेत में थ्रेसर चलाते हो तो थ्रेसर में गाड़ा लगा वो बे क्या है? वो इनपुट है। उस ड्रमी में वो काट के और घर घर करके और उस बालियां तोड़ती है, वो क्या हो रहा है? ड्रमी के अंदर ही अंदर वो प्रोसेसिंग हो रहा है, और बाहर तूड़ी निकल रही है, और क्या निकल रहा है? दाने निकल रहे हैं। वो क्या है? वो आउटपुट है। ऐसा ही होता है, ऐसी सरकार चलती है। तो ड्रमी भी एक सिस्टम है और गन्ने की मशीन भी एक सिस्टम है। ऐसे काम करते हैं। सरकार भी क्या है? एक सिस्टम। ठीक है। अब हुआ क्या कि कई बार क्या है, आप बदमाश हैं, आप में से कई जो थ्रेसर पे काम करने गए हैं, अब उनको करना है आराम। तो वो क्या करते हैं? हरा सा एक हरे हरे जो बिल्कुल है उसको लाते हैं और एकदम उसके अंदर इनपुट डाल देते हैं। अब क्या होता है? आपका वो प्रोसेसिंग बंद हो जाती है। हाँ, मुझे पता है क्या क्या चोरियां चलती है।
मैंने कौन सी की नहीं है, तो मैं अमेरिका से थोड़ी आया हूँ, यहाँ तो अब आया हूँ। 15 साल तक पहले खेत में काम किया था। अब आप कह रहे थे गप मारो, थारा गनकरा से ज्यादा काम कर रहा भाई, बाट बेरा तो कूंगा नहीं मैं। या फिर 2-4 कोई शेखावटे वाले हैं, शेखावटे वाले अधिकांश खेत में काम नहीं करते, लड़कियां तो फिर भी करती है। शेखावटी में एक अजीब चीज पाई जाती है, वहां आदमी काम नहीं करते, खेतों में कौन करती है? औरतें। आदमी क्या करेगा? जीप ले आवेगा, क्या करे भी उसको घुमाते रहते हैं शायद, लुगाइयां बेचारी खेतों में काम करे। शेखावटी में मैंने देखा है 90% खेतों में काम कौन करती है? औरतें करती है। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं, वापस आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब ये क्या है? ये फीडबैक है। इनको चारों ओर से घेरने वाला एक चीज है, और वो क्या है? इन्वायरमेंट है, या वो क्या है? पर्यावरण है। ये पर्यावरण इनपुट को भी प्रभावित करता है, ये प्रोसेसिंग को भी प्रभावित करता है, और ये आउटपुट को भी प्रभावित करता है, और ये फीडबैक को भी प्रभावित करता है। ये क्या बन गया है? एक फ्रेमवर्क। अब बताओ आप कौन से देश को समझना चाहते हैं? किसी भी देश में इस सिस्टम को लागू कर दो, आपको पता चल जाएगा वो देश कैसा है। वहां इनपुट उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे, वहां आउटपुट किस प्रकार के आ रहे हैं, सरकार कर रही है या कुछ नहीं कर रही, उससे पता चल जाएगा कि कोई व्यवस्था अच्छी है या कोई व्यवस्था बुरी है। आपको कोई व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा हमने फ्रेमवर्क किया। अब इस फ्रेमवर्क के हम एक एक चीज को पकड़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? इनपुट्स की। कि इनपुट्स है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक इनपुट्स होते हैं, एक विद इनपुट्स होते हैं। पहले तो इसलिए कर लेते हैं, ये इनपुट्स खुद 2 प्रकार के होते हैं। अब ये सारी चीजें ना रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये 2 प्रकार के, एक इनपुट्स और एक विद इनपुट्स। ठीक है जी, ये 2 प्रकार के हो गए। इनपुट्स वो होते हैं जब जनता सरकार से कोई मांग करती है, तो वो तो क्या है? इनपुट्स। और जब व्यवस्था के अंदर के लोग ही सरकार से कोई मांग करते हैं, तो विद इनपुट्स है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए प्रधानमंत्री जी, तो ये बताओ क्या है? इनपुट्स। और प्रधानमंत्री के जो हमारे मंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के बैठे में कह रहे हैं कि अपने को क्या समाप्त करना है? भ्रष्टाचार समाप्त करें, आप पहल करें आप, तो वो क्या है? विद इनपुट्स है। तो जब सिस्टम के अंदर से ही कोई चीज उठती है, सरकार के अंदर से ही कोई मांग खड़ी की जाती है, वो तो विद इनपुट्स होते हैं। और बाहर से जो जनता से मांगी आती है, वो क्या होती है? इनपुट्स होती है। तो 2 की, एक इनपुट्स होते हैं और एक विद इनपुट्स होते हैं। ठीक है, अब यहीं रुक जाते हैं अपन। अब ये जो इनपुट्स बनते हैं, ये 2 चीजों से मिलके बनते हैं इनपुट्स। इसमें मांग आती है और मांग का समर्थन आता है। मांग, डिमांड। अब अपने पास 2 मुद्दे हैं, एक मांग है और एक समर्थन है। मांगे दृश्य भी होती है और मांगे अदृश्य भी होती है। दृश्य मांगे जो बोल के कह देते हैं, अदृश्य मांगे जो हमारे अंदर खलबलाती रहती है, हम बोलते नहीं है, और मुद्दा जब आता है तो सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, वो दृश्य मांगे होती है। ये सामान्य मांगे भी होती है, अभिजात वर्गीय भी हो सकती है। सामान्य मांगे तो सारी जनता चाहती है, अभिजात वर्गीय मांगे तो सिर्फ कौन चाहते हैं? जो इलिट्स चाहते हैं, वो भी मांगे होती है। तो मांगे बहुत ही प्रकार की होती है, कुल मिला के ये है मांगे होती है। आप तो कोई सी हो, आप तो इतने याद रखो कि मांगे वैध उद्दीपक होती है। अब ये वैध उद्दीपक क्या होता है, इतना याद रखो कि इनमें से किसी से पूछ लेंगे कि बताओ इसमें से वैध उद्दीपक कौन होती है? वैध उद्दीपक वो होती है जो उंगली लगाती है। उंगली करना जानते हैं ना आप? ऐसे करते हैं ना, लड़ाने के लिए करते हैं ना, तो तेरे को ऐसा कह दिया, तेरे को ऐसा कह दिया, वो उद्दीपक कार करना। उद्दीपक एक, आपने रसगुल्ला रखा और कुत्ते के मुंह में लार आई, तो वो रसगुल्ला क्या है? उद्दीपक है। सरकार को ऐसे अंगुली कौन लगाता है? तो खड़ी हो जा भाई, काम कर है, वो कौन लगाती है? ये मांगे कहती है। जब आप मांग करते हैं ना, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मांगे करते हैं, तो ये कौन सी उद्दीपक होती है? ये वैध उद्दीपक होती है, मतलब लेजिटिमेट उद्दीपक होती है। ये काम करने के लिए प्रेरित करती है सरकार को, तो मांगे वैध उद्दीपक होती है। अब आया कि लोग कितने प्रकार की मांगे करते हैं सरकार से,
तो स्टर्न कहता है कितनी प्रकार की मांगे की जाती है? 4 प्रकार की मांगे करते हैं। तो एक आपको याद हो गया कि मांगे वैध उद्दीपक होती है। मांगे होती कितने प्रकार की है? तो 4 प्रकार की। एक मांग होती है जो बहुत ही ज्यादा की जाती है, वो कौन सी होती है? वितरणात्मक, डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड होती है। वास्तव में ये है जो इनपुट और आउटपुट को सही रूप में काम में लेती है, वितरणात्मक मांग। ये सबसे ज्यादा उठती है। इसके तहत आप कहते हैं कि हमें नौकरी दे दो, बेरोजगारी भत्ता दे दो, ठीक है, हॉस्टल में बिजली पानी फ्री दे दो, आने जाने का किराया दे दो, ठीक है, और मेस की डाइट सस्ती कर दो। ये सारी कौन सी मांगे हैं? हवा दे दो, पानी दे दो, सड़कें दे दो, ठीक है, शुद्ध खाना दे दो, घर दे दो। ये सारी कौन सी मांगे हैं? वितरणात्मक, डिस्ट्रीब्यूशन की मांगे करते हैं। या हमें अधिकार दे दो, स्वतंत्रताएं दे दो, ये सारे वितरणात्मक मांगे, ये सबसे ज्यादा उठती है। दूसरी मांगे होती है वो व्यवहार विनियामकीय मांगे होती है। रेगुलेटिव डिमांड्स बोलते हैं इनको, रेगुलेटिव। रेगुलेशन के लिए इसके तहत क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जो लोग है ना विभिन्न प्रकार के, इनके व्यवहार को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। व्यवहार विनियामकीय मांगे। तो जो लोग शराब पी के गाड़ियां चलाते हैं वो दूसरों को मारते हैं, तो एक ऐसा कानून बनाया जाए जो शराब पी के गाड़ी चलाने पे क्या लगा दे? रोक लगा दे। ये कौन सी मांग है? व्यवहार विनियामकीय मांग है। जो लोग ओवर स्पीड गाड़ियां चलाते हैं उनको रोका जाए, जो मिलावट करते हैं उनको रोका जाए, जो अपनी बहन बेटियों को पीटते हैं उनको रोका जाए। तो ये कैसी मांगे हैं? व्यापारियों की, मिलावटखोरों की, कठोर पुरुषों की, इन सब के व्यवहार को रेगुलाइज करने की मांगे करते हैं। आरटीआई या फिर ये भ्रष्टाचार निरोधक की मांगे हैं कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाए। ये कैसी मांग है बताओ? हाँ, उनके व्यवहार को में से भ्रष्टाचार को कम किया जाए, मिलावटखोरों को फांसी दी जाए, कैसी मांग है? व्यवहार विनियामकीय है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा मुक्ति उत्पीड़न अधिनियम, मुक्ति अधिनियम बनाया जाए, कौन सा है? व्यवहार विनियामकीय है। मिलावटखोरों को, ये सब व्यवहार विनियामकीय मांगे होती है। यानी लोगों के बिहेवियर को रेगुलाइज किया जाए, उनको नियंत्रित किया जाए। तीसरी मांग होती है वो पार्टिसिपेटरी होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सहभागिता की कहते हैं कि हमें शासन कार्यों में सहभागिता का मौका दिया जाए, अधिकार दिए जाए, बातें बातें की स्वतंत्रता दी जाए, सरकार की आलोचना करने दी जाए, हमें वोट डालने दिया जाए, हमें पदों पे खड़े होने का अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए विभिन्न पदों के लिए, ताकि हम भागीदारी कर पाए। तो ये कौन सी मांगे करते हैं हम? सहभागिता की मांगे। और एक और हम मांग करते हैं, वो कौन सी करते हैं? संचार कि विचार और अभिव्यक्ति खुली होनी चाहिए, मीडिया खुला होना चाहिए, हमें ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हम जो भी पूछे हमें बताया जाए। आरटीआई कैसी मांग है? खुले संचार की मांग है। खुला मीडिया, खुली विचार अभिव्यक्ति, खुली सूचनाएं, ये संचार और सूचना की मांगे हैं। तो हम कितने प्रकार की अपनी सरकार से मांगे करते हैं? 4 प्रकार की मांगे करते हैं। अब आ गया कि समर्थन है, ये क्या होता है? तो आपने मांग तो कर दी और समर्थन नहीं दिया तो काम कैसे चलेगा? समर्थन भी चाहिए। आपने सरकार से मांग की कि हमें चीजों का वितरण करो, हमें सड़कें दो, हमें शुद्ध पानी दो, हमें अच्छे घर दो, हमें सफाई दो। तो सरकार कहती देवा घटू, टैक्स दियोगे, टैक्स दो, पहले खजाना भरो फिर करेंगे। तब आप क्या करते हैं? समर्थन देते हैं सरकार को। बताओ कौन सा? भौतिक समर्थन देते हैं आप। भौतिक समर्थन यानी द्रव्यात्मक समर्थन। सरकार को आप टैक्स देना देते हैं, ये कौन सा समर्थन होता है? भौतिक समर्थन। व्यवहार विनियामकीय है कि लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, आप सरकार से मांग करते हैं। सरकार कहती है ये लो बना दिया हेलमेट पहनने का कठोर कानून, ये बना दिया, जगह जगह कैमरे लगा दिए, 30 स्पीड गाड़ी नहीं चलाओगे आप। अब आपको उन कानूनों को मानना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं?
जब नियम पालन करते हैं तो आप सरकार को क्या दे रहे हैं? दरअसल समर्थन दे रहे हैं। तीसरा है सहभागिता। सरकार ने कहा कि आपको वोट डालने की, चुनाव लड़ने की, सरकार की आलोचना करने की, विभिन्न कार्यों में भागीदारी करने की पूरी छूट है। आपको दे दिया अधिकार, आरक्षण दे दिया, महिलाओं को बोला तुम्हें 50% आरक्षण है, करो भागीदारी। चुनाव की बारी है कि हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो इसका मतलब फिर फायदा क्या हुआ? आप समर्थन नहीं करें इसका मतलब सरकार का, तब आप क्या करें? एक्टिव पार्टिसिपेट करें। जब आपको सहभागिता के अधिकार दे दिए गए तो समर्थन किस रूप में करेंगे? आप सहभागिता करेंगे। तो बढ़ती हुई जन सहभागिता उसका समर्थन है सरकार का। अब आ गया संचार, इससे जुड़ी हुई नहीं है। चौथी, आप जो समर्थन करते हैं वो कैसा होता है? श्रद्धात्मक समर्थन होता है। श्रद्धात्मक समर्थन का तात्पर्य है कि आप क्या दिखाते हैं? श्रद्धा दिखाते हैं। आप किस किस के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप याद रखना। आप इस समर्थन के तहत, या कई बार सीधा ही समर्थन आ जाता है, कितने प्रकार के समर्थन देते हैं आप? 3 चीजों को समर्थन देते हैं। आप समर्थन देते हैं, श्रद्धा रखते हैं राजनीतिक समुदाय के प्रति, आप श्रद्धा रखते हैं राजनीतिक संरचना के प्रति, राजनीतिक मूल्यों के प्रति, अभिवर्तियों के प्रति, और आप रखते हैं राजनीतिक पदाधिकारियों के प्रति, पॉलिटिकल अथॉरिटी के प्रति, राजनीतिक पदाधिकारी। यहां शासन भी लिखा है, रिजिम भी लिखा हुआ है। अब ये 3 याद रखना। इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इतना जब तो किया नहीं, इसको ध्यान से करना। आप कितने किस किस को समर्थन देते हो बताओ? आप राजनीतिक समुदाय, ये राजनीतिक समुदाय क्या होता है बताओ? राज्य है, अपना राष्ट्र है, आप इसको समर्थन दें। आप राजनीतिक मूल्यों, शासन, और ये सरकार का समर्थन है। सॉरी, लिखना भूल गया, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संरचना यानी आपकी जो संस्थाएं हैं, सरकार की संस्थाएं, उनको, मूल्यों को, शासन को, हमारे संविधान को, इनको समर्थन दे आप। और आप समर्थन दे हमारे पदाधिकारियों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, नौकरशाही को, कलेक्टर को, पुलिस को, इनकी बात मानने आप। तो कितने प्रकार का समर्थन है बताओ? पॉलिटिकल कम्युनिटी को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को यानी रिजिम को, और पॉलिटिकल अथॉरिटीज को। इंग्लिश में लिख लो तीनों, चाहे बोले। 3 प्रकार के चीजों को, तत्वों को समर्थन दें आप। मैं तीनों को दोबारा लिख देता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला, ये है पॉलिटिकल कम्युनिटी, राजनीतिक समुदाय। ऐसे लिख देता हूं। कहां लिखूं? इनको हटा देता हूं, इतनी चर्चा तो हो नहीं पाएगी ना, इनको हटा ही देता हूं। अब मैं दोबारा लिख देता हूं। समर्थन किस किस को देना है बताओ आपको? हाँ, आप समर्थन तो देंगे, वो एक तो देंगे पॉलिटिकल कम्युनिटी को, एक समर्थन देंगे रिजिम को, या इसका एक और लिख लो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और वैल्यूज को, और तीसरा देंगे वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज को। अथॉरिटीज होती है पदाधिकारी हमारे, तो अथॉरिटी रखते हैं, ताकत रखते हैं। हमारे मंत्री वगैरह सारे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये इनको आप थे। तो कुल मिला के इनके प्रति आपको क्या रखनी है बताओ? श्रद्धा रखनी है। तो कई बार हो सकता है श्रद्धा का बड़ा समर्थन, या सीधा ही पूछ लें आपको क्या देना है, इनको समर्थन देना, इनके प्रति समर्थन। अब आपके पास कितने प्रकार की मांगे हैं? जो वैध उद्दीपक है कितने प्रकार के? 4, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटिव, पार्टिसिपेटिव और कम्युनिकेटिव। 4 प्रकार के, 4 ही प्रकार के क्या है? समर्थन है। भौतिक है, रेगुलेटिव वाले हैं, पार्टिसिपेशन वाले हैं, और श्रद्धात्मक है, सिंबॉलिक है। और कितनी समर्थन किस किस के प्रति? पॉलिटिकल कम्युनिटी के प्रति, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और वैल्यूज के प्रति, और पॉलिटिकल अथॉरिटीज के प्रति। बाई चांस ध्यान रखना वहां क्या नहीं लिखा आ जाए, रिजाइन, क्योंकि ये बाकी सारी हिंदी लिख के एक इंग्लिश एक लिखता है, क्या लिखता है? शासन। अब ये हो गया
इनपुट, इनपुट कंप्लीट हो गया, इनपुट में मांग आता है और इनपुट में समर्थन आते हैं, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, इनपुट बनता है। अब आप सरकार से मांग भी करते हैं और सरकार को आप समर्थन भी देते हैं। हाँ हाँ, जीरो फिगर है। मैं ये कह रहा हूं, ये कई बार बोलती है तो मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसका फिगर क्या है, जीरो फिगर। चल ठीक, अब बता, अब सारे आंसर लिए तेरे बहाने से, अब बता। बता। हाँ, ये अपने आएंगे काय में, वैल्यूज में आएंगे। ठीक है, हमारी ये वैल्यूज हैं, संविधान है, हमारा फ्लैग है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, इनके प्रति हमें क्या रखनी है, श्रद्धात्मक, ये पॉलिटिकल वैल्यूज है, हमारी मूल्य है। ठीक है, अब इनपुट्स कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दो, एक इनपुट्स है, एक विद इनपुट्स। इनपुट्स किन किन से मिलके बनते हैं? मांग से और समर्थन से मिलके होते हैं। अब ये जब मांग और समर्थन दोनों जाते हैं तो सरकार में जाके क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग किसी भी चीज का प्राण का आधार है। इंग्लिश में प्राणाधार को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, यानी ये है मुख्य चीज, प्राणाधार। तो इनमें से प्राणाधार कौन सा है बताओ? प्रोसेसिंग है। ठीक है, अब इनको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़े, बढ़ेंगे ना? ठीक है, इनपुट कंप्लीट है, प्रोसेसिंग प्राणधार है, क्या है, कंप्लीट है। अब क्या बच गया? आउटपुट निकला। नहीं नहीं, अभी नहीं निकलेगा आउटपुट, आउटपुट नहीं निकलेगा, अभी यहीं रुक जाओ एक बार। अब हमारे पास डिमांड है, इसके ऊपर रुकते हैं। डिमांड पूरी नहीं हुई अभी, डिमांड पूरी होगी फिर क्लास पूरी कर देंगे। ये जो डिमांड होती है ये कई चीजें बनाती है, इनकी वजह से एक पैदा होता है डिमांड ओवरलोड। अब पहले बताएं डिमांड ओवरलोड क्या होता है। जब किसी भी सरकार के ऊपर बहुत सारी डिमांड्स एक साथ आ जाती है या एक ही डिमांड बहुत भारी हो जाती है तो क्या पैदा होता है, डिमांड ओवरलोड। तो दो मुद्दे हैं। डिमांड ओवरलोड कब होती है? जब या तो बहुत सारी डिमांड्स एक साथ आ जाती है या एक ही डिमांड इतनी भारी हो जाती है। तो ज्यादा डिमांड आने से ज्यादा डिमांड ओवरलोड नहीं होती, बल्कि कई बार एक ही डिमांड इतनी भारी हो जाती है कि सरकार को दबा लेती है। जैसे जब इंदिरा गांधी के सामने संकट आया था तो कई डिमांड्स थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, ठीक है, और भ्रष्टाचार, ये और रेलवे के कर्मचारी, कई अलग अलग प्रकार की डिमांड थी। तो सरकार काय में आ गई, ओवरलोड हो गई, प्रेशर ओवरलोड हुई डिमांड्स। 2010, 11, 12 तक आते आते कांग्रेस की जो यूपीए सेकंड की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी का द्वितीय कार्यकाल है, 12 तक आते आते एक ही डिमांड इतनी भारी हो गई कि सरकार को ले बैठी, वो थी अन्ना हजारे का लोकपाल का आंदोलन। तो डिमांड तो एक ही है लेकिन भारी बहुत ज्यादा है। तो डिमांड ओवरलोड, ओवरलोड का मतलब डिमांड से बहुत ज्यादा आ जाती है या एक ही डिमांड भारी हो जाती है तो क्या पैदा होता है, डिमांड ओवरलोड पैदा होता है। अब वही बात है कि आप ट्रक में या तो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान भर देते हैं, या एक ही सामान रखते हैं जो बहुत ज्यादा भारी है, ये है डिमांड ओवरलोड। ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, जब डिमांड ओवरलोड होता है तो डिमांड स्ट्रेस पैदा होता है। आप ट्रक में जब सामान भर देंगे तो ट्रक काय में आ जाएगा, स्ट्रेस में, उसके पहिए और सारा इंजन स्ट्रेस में आ जाते, दबाव में आ जाते हैं। तो इससे क्या पैदा होता है, डिमांड ओवरलोड से मांग दबाव पैदा होता है, डिमांड स्ट्रेस पैदा होता है। आप ये बताओ, आप पे जब पढ़ाई का ज्यादा ओवरलोड होता है तो क्या पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है। तो ये डिमांड स्ट्रेस होता है, डिमांड ओवरलोड की वजह से डिमांड स्ट्रेस। अब ये जो डिमांड स्ट्रेस होता है ना, ये
कई बार क्या होता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये किस सीमा तक पहुंच जाता है, क्रिटिकल रेंज तक। तो कई तो क्या करते हैं, दवाई वही लेके पूरी नींद लेके और घूंटी घाटी लेके उसको सेट कर लेते हैं, और कई नहीं कर पाते, उनके क्या उड़ जाते हैं, फ्यूज उड़ जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, विपात हो जाता है, विघटन हो जाता है, उनके फ्यूज उड़ जाते हैं। 2005 में 7-8 साल बाद एक नौकरी आई ग्रेड 3 की। मेरे गांव के पड़ोसी गांव में उमंग छा गई। उमंग छा गई। एक आदमी जो खेतों में काम कर रहा था पिछले 8-10 साल से, वो पूरा खेती ओवर हो गया था, वो अब आ गया, मतलब क्या बनेंगे अपन, शिक्षक। तब छोड़ छाड़ के उसने और क्या शुरू कर दिया, पढ़ाई। अब एकदम से जब आप ऐसा कोई चेंज करते हैं, दिमाग पे दबाव डालते हैं, तो क्या चांस बनते हैं, फ्यूज उड़ने के पूरे चांस बनते हैं। तो उसके उड़ गए फ्यूज एग्जाम से कोई महीने भर पहले। वो अब भी जब आप उससे पूछते हो ना, बता इस प्रश्न का उत्तर बता, बता महाराणा प्रताप ने कितने युद्ध किए थे, ठीक है, बता इसका फार्मूला बता, आज भी उसकी सुई का अटकी हुई है, 15-20 साल बाद भी वो 2005 वाली अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया था, ओवरलोड। इसकी वजह से क्या आया, वो स्ट्रेस में, और वो क्रिटिकल रेंज को पार कर गया। अब क्रिटिकल रेंज को पार नहीं करना है तो आप, मुझे नहीं पता क्या क्या तरीके अपनाते हैं, ठीक है, कई जर्दा लगाते हैं, कई कुछ ही करते हैं, कई फिल्में देखते हैं, कई गाने सुनते हैं, कई सोशल मीडिया पे जाते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती, वो जर्दा नहीं खा सकती, है। तो सरकार क्या करती है बताओ, सरकार डिमांड रेगुलाइज करती है। सारी डिमांड्स हैं वो कभी पूरी नहीं होती, अधिकांश डिमांड की तो हत्या हो जाती है शुरू में, बहुत ही कम होती है जो प्रोसेसिंग होती है और उसका आउटपुट निकलता है, बहुत ही डिमांड से होती है। तो डिमांड ओवरलोड से डिमांड स्ट्रेस पैदा होता है, तब डिमांड को रेगुलाइज किया जाता है। तो क्या पैदा होता है, डिमांड रेगुलेशन मैकेनिज्म। डिमांड रेगुलेशन मैकेनिज्म तैयार होता है। मैकेनिज्म का तात्पर्य है, क्या बताएं आपको, अभियांत्रिकी। मैकेनिज्म अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी होती है कोई चीज, ऐसा एक तकनीक जो डिमांड्स को रोकती है, वो अभियांत्रिक, इंजीनियरिंग। अब आपको डिमांड को क्या करना है, रेगुलाइज करना है। रेगुलाइज होता है नियमित करना, कंट्रोल करना उनको। आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो सरकार डिमांड रेगुलाइज करने के कितने तरीके अपनाती है, उसके पास 4 तरीके होते हैं। अब वो 4 तरीके ना, यहां सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि कौन कौन से डिमांड रेगुलेशन के तरीके हैं। एक तरीका है स्ट्रक्चरल, जिसको कौन सा बोलते हैं, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, संरचनात्मक अभियांत्रिकी। दूसरा तरीका है सामाजिक सांस्कृतिक अभियांत्रिकी, सोशल कल्चरल अभियांत्रिकी, सामाजिक सांस्कृतिक। तीसरा तरीका है संचार। ये तो साथ सेट नहीं बैठेगा, एक बार क्या करते हैं, इसको पूरे को हटाते हैं फिर करते हैं। अब आपके जो फ्रेमवर्क बनाया था उसमें क्या चीज याद है, इनपुट याद है। इनपुट के 2 पार्ट याद है, कौन कौन से, इनपुट और विद इनपुट्स। उसके बाद इनपुट 2 चीजों से मिलकर बनता है, मांग और समर्थन से। मांग पे जब आए थे तब बातें बढ़ना शुरू हुई थी। तो डिमांड जब ज्यादा हो जाती है तो सरकार पे क्या हो जाता है, ओवरलोड। तब डिमांड ओवरलोड आता है तो डिमांड क्या पैदा होता है, स्ट्रेस। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए इनको क्या किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। अब ये रेगुलेशन 4 प्रकार का होता है, अब आ जाएगा। एक होता है स्ट्रक्चरल, यानी कौन सा, संरचनात्मक अभियांत्रिकी। दूसरी होती है, वो होती है सोशल कल्चरल अभियांत्रिकी या सामाजिक सांस्कृतिक तरीका डिमांड रोकने का। तीसरा तरीका है संचार, और चौथा तरीका है रिडक्शन प्रोसेस या घटाव क्रिया। घटाव क्रिया या रिडक्शन प्रोसेस, इस पे बहुत ही सवाल आते हैं आजकल, सारे सीख गए इसलिए कम पूछने लगे इसके ऊपर। आप कैसे घटाएंगे डिमांड्स को,
तो ये कहते हैं कि एक संरचनाएं होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ उन स्ट्रक्चर्स का काम होता है कि वो गेट पे खड़ी हो जाती है लठ लेके और डिमांड से कहती है कि मैं तुझे अंदर है नहीं घुसने दूंगी। ये संरचनाएं हैं, ये गेट कीपर्स कहलाती है। गेट कीपर क्या करता है बताओ? गेट कीपिंग करता है आपकी। इसको बाउंड्री वॉल्स बोला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। और ये है कौन सी संरचनाएं जो गेट कीपर का काम करती है, जो बाउंड्री वॉल्स का काम करती है, जो बाढ़ का काम करती है। खेत की बाढ़ किस लिए होती है? एरे गिरे नत्थु खेरे को रोकने के लिए होती है। तो एरी गेरी डिमांड है, उसको रोकने के लिए क्या बांध देते हैं आप? बाउंड्री वॉल्स आप गेट कीपर रखते हैं। और ये दो जो बाउंड्री वॉल्स गेट कीपर हैं, ये दो हैं आपके। एक है राजनीतिक दल और दूसरे है दबाव समूह। अब ये किस प्रकार काम करते हैं? राजनीतिक दलों के पास भांति भांति की मांगे आती है। आप जैसी डोटासरा जी है, कांग्रेस के अध्यक्ष है। अब जैसे आएंगे यहाँ आगे मान लो, तो आप कहेंगे पेपर दे दो। अच्छा ठीक है, कुछ कहेंगे पेपर की छोड़ो, देने कौन जाएगा, आ ही गए हो, नौकरी दे दो सीधी, है ना, वो पर इस पर लेटर दे दो सीधा ही नौकरी का। अच्छा, कई कहेंगे घर के पास नौकरी दे दो, ठीक है। कई कहेंगे हमारे गांव में सड़क बना दो। कोई कहेंगे कि हमारे यहाँ ना गाय दूध नहीं धुत करो, गाल दियो गए। भांति भांति की डिमांड करेंगे लोग, भांति भांति की, है ना। तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, इनमें कुछ मांगों को रोक लेते हैं और बाकी को फाड़ के फेंक देते हैं। तो राजनीतिक दल समस्त मांगों को उठने नहीं देते, कुछ मांगों को आगे नहीं देते, बाकी को दबा देते हैं। ऐसा ही काम कौन करते हैं? दबाव समूह। आप जैसे ही कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर वगैरह कुछ बन जाएंगे, तब आप किसी न किसी दबाव समूह में शामिल हो जाओगे। प्रेशर ग्रुप में आपका होगा शिक्षक संवर्धन संघ या शिक्षक हितपूर्ति समूह, कोई भी नाम हो सकता है उसका। अब वहां उसकी मीटिंग होगी, आप सारे जाओगे ऐसे तैयार होके। कई कहेंगे जी मेरी तनख्वाह है ना वो 50,000 है, आप प्लीज उसको लाख करवा दो, प्लीज मना करो, ऐसे है ना। दबाव समूह के अध्यक्ष कह रहे हो आप, ऐसे में प्लीज करो, है ना। कुछ करेंगे ऐसा मत है, आप मेरा ट्रांसफर करवाओ, ठीक है, ऐसे फालतू भाषण देने होते हैं, मेरा आप इसकी छोड़ो, आप मेरा ट्रांसफर करवाओगे। कई कहेंगे देखो मैं ना पिछले 15 दिन स्कूल नहीं जा रहा और उस प्रिंसिपल को समझा दो, उसने मेरे CLPL लगा दी, वो नहीं लगनी चाहिए, ये देख लो आप। कुछ कहते हैं कि मैं ना वहां सोता रहता हूँ पूरे दिन, ऐसे ऐसे टांगे ऊपर करके, है ना, तो प्रिंसिपल को बोल दो मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत है नहीं है। तो आप भांति भांति की डिमांड्स करते हैं। तो वो दबाव समूह का अध्यक्ष कहता है कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक डिमांड तो अच्छी डिमांड है वो बताओ जो सरकार को कह सके, अपन मंत्री जी आएंगे उनको बोलेंगे अपन। तो आप कहते हैं कि ऐसा है कि 2-4% वास्तविक तनख्वाह बढ़ रही है तो बढ़ा दो, वरना घंटा आधा घंटा टाइम घटा दो, काम चल जाएगा। तो बाकी डिमांड्स खत्म हो जाती है, 1-2 डिमांड से ढंग की होती है वो बच जाती है। तो दबाव समूह ने, राजनीतिक दलों ने कौन सा काम किया? अब बताओ, क्वेश्चन आता है कि गेट कीपर्स और बाउंड्री वॉल से शब्दावली किसकी है? डेविड ईस्टन की है। कहां से आई है? व्यवस्था सिद्धांत में। किससे संबंधित है? संरचनात्मक मैकेनिज्म से। वो किससे संबंधित है? डिमांड रेगुलेशन से। ये है। कौन होते हैं गेट कीपर्स बताओ? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, या कौन होते हैं? राजनीतिक दल और दबाव समूह। अब आ गया सामाजिक सांस्कृतिक यंत्र। तो आपकी सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज ये भी डिमांड्स को रोकते हैं। अच्छा, आप रन मैरिज करना चाह रहे हैं, आपकी डिमांड है कि मेरे को रन मैरिज छूट दी जाए। अब कौन नहीं करने देगा बताओ आपको? आपका समाज और रीति रिवाज इस डिमांड को पूरा नहीं होने देंगे। अच्छा, अपने देश के अंदर ये गे और लेस्बियन की जो डिमांड है ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि समाज इसके सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज उसकी अनुमति नहीं देते। वो है ये सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं और रीति रिवाज प्रक्रियाएं, ये है ना, ये बहुत सारी डिमांड्स का गला घोट देती है। अब आ गया, अच्छा, औरतों की जो मांग है कि हमें विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि यहाँ का समाज है वो पितृसत्तात्मक है, ठीक है। यहाँ के रीति रिवाज है वो महिलाओं को इजाजत नहीं देते कि वो हथियार उठा लें, क्रांति कर दें, ये सारी चीजें, डिमांड रुक गई। तीसरी कौन सी होती है? संचार, मीडिया। मीडिया सिर्फ वही डिमांड्स उठाता है जो महत्वपूर्ण होती है, बाकी डिमांड्स को हवाई नहीं लगने देता। मीडिया बहुत सारी डिमांड्स खत्म कर देता है, मैंने देखा है। एक बार
आदिवासियों का पूरा जत्था आ रहा था, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, यूपी के, राजस्थान के बहुत सारे आदिवासी पहुंचे हुए थे। एक ही डिमांड थी, यूपीए की सरकार थी उस टाइम, जल, जंगल और जमीन, तीनों अधिकार चाहिए हमें। आदिवासियों की मांग जंगल में रहते हैं। और इतना तरतीब से चल रहा था वो, कम से कम 50-60 हजार आदमी थे, खुद के टैंकर थे, खुद के रसोइये थे, और दिल्ली में जाके पड़ाव डालना था। एनडीटीवी दिखा रहा है आदिवासियों के उस चलते हुए जत्थे को, और आज तक, और ये जी न्यूज वाले ये दिखा रहे हैं कि ये जो है इसका एक वो हीरो है ना जिसने इसे कपूर से शादी की है, सैफ अली खान, उसके बेटे के ना लूज मोशन हो गए हैं, वो दिखा रहा है। हद्दी है, ये बेटा पैदा हो गया है, अब ये लूज मोशन हो गया है, ये राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया। हद्दी है। इसका तात्पर्य है कि इसने बहुत सारी डिमांड्स का क्या घोट दिया है, गला घोट दिया है। मीडिया गला घोट देता है। तीसरा कौन सी क्रिया होता है, घटाव, रिडक्शन प्रोसेस। ये काम करती है विधायिका और ये आपकी कार्यपालिका वगैरह। ये भी, अब आप क्या सोचते हो, विधायिका के पास कितने कानून जाते हैं बनने के लिए, सैकड़ों कानून, क्या सारे सिरे चढ़ जाते हैं क्या? नहीं चढ़ती। जो मुख्य मुख्य डिमांड्स, जो भारी प्रेशर होता है, वही चीजें कानून बनती है। हर एक डिमांड है वो कानून है। तो ये रिडक्शन कौन कर देता है, विधायिका और कार्यपालिका। ये भी बहुत सारी मांगों का गला घोंट देती है। तो रेगुलेशन के लिए ये क्या बोल लिख दिया मैंने, रेगुलेशन। कितने प्रकार के यंत्र, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कितने प्रकार के? 4। स्ट्रक्चरल, सोशल कल्चरल, कम्युनिकेशन वाला और रिडक्शन वाला। अब जो पूछे जाते हैं ना, वो चारों तो ये पूछे जाएंगे और इसके ये पूछे जाएंगे। राजनीतिक दल और दबाव समूह, गेट कीपर और क्या होते हैं, बाउंड्री वार्स। ये किसका कहना है? डेविड स्टन का। इनपुट्स में से मांग पूरी हो गई है और समर्थन पूरा हो गया है। कल हम क्या करेंगे, फीडबैक की, आउटपुट्स की और इन सब की चर्चाएं करेंगे। कल ये आधे घंटे का बचा पूरा हो जाएगा और कल हम करेंगे संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। इसको कल मैं फिर रिवाइज कर दूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।